हेलो दोस्तों। ये जिस वीडियो का आपका बहुत ज़्यादा वेट था, फाइनली वो वीडियो आपके समक्ष है। एंड सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना। अब काम की बात करते हैं, जो कि हमारे मुद्दे की बात होने वाली। तो भैया हमको एक चीज़ बताओ कि ये जो वीडियो होने वाला है ये किस चीज़ का वीडियो होने वाला है। तो भैया आपको एक चीज़ बता दूँ, ये BEEE का वन शॉट होने वाला है, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी एंड कंप्लीट न्यूमेरिकल के साथ ये वीडियो में होने वाला है। आई डोंट नो ये वीडियो कितने घंटे का होगा, कितने मिनट्स का होगा, बट मेरी इतनी गारंटी है कि ये जो आपका डीसी सर्किट्स है उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डीसी सर्किट्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो जितने भी हों, वो सारे कंप्लीट कर दूंगा मैं। अब वो ये वीडियो 2 घंटे का होता है, 2.5 घंटे का होता है, आई डोंट नो, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर मैं देखो रात का भी 10 तारीख के रात, मतलब 10 अगस्त है अभी, और रात के 11:30 बज रहे हैं एंड मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मेरी भी आपसे कुछ होप है कि अगर भैया आपको पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ आप भैया की होप को क्या करो, फुलफिल करो एंड प्लीज़ पढ़ाई करो, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि भैया स्टार्ट करें अब अपन। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो पहला यूनिट है आपका, पहला यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे बोले तो 12 टॉपिक है। कितने टॉपिक हैं? 12। तो वोल्टेज एंड करंट सोर्स, यूनिट एंड डायमेंशन, एंड यूनिट एंड डायमेंशन के बाद सोर्स कन्वर्जन, ओम्स लॉ, KCL and KVL, series and parallel resistive circuit, and power and energy in DC circuit, superposition theorem, Thevenin's theorem, mesh analysis, nodal analysis and other। ठीक है। लास्ट में हमारा है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। इनके मैं तुमको क्वेश्चन भी कराऊंगा एंड मैं कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट दे पाऊँ ये वन शॉट में। एंड आप भी कोशिश करिए कि आप भी अपना क्या दे पाओ, 100% दे पाओ, क्योंकि अगर अपन दोनों 100% देंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी एंड हमारे लिए भी। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड पहला जो टॉपिक है, ठीक है, पहला जो टॉपिक है, ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो क्या है? वोल्टेज एंड करंट सोर्स। तो इसमें देखो जो वोल्टेज होता है एंड जो करंट होता है, उसमें या तो आप डिपेंडेंट या तो इंडिपेंडेंट बोल सकते हो। तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है? ये एक मतलब वोल्टेज सोर्स जो होता है ये टू टर्मिनल एलिमेंट होता है, जो अपने एलिमेंट के बीच क्या करता है, स्पेसिफिक वोल्टेज को मेंटेन करता है, ठीक है। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, बट आई विल ट्राई। देखो जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज तो सभी समझते होंगे, आई नो। आपके घर में जो लाइट आती है, तो अगर आपके घर पे स्टेबलाइजर है, तो स्टेबलाइजर इट मीन्स जो लाइट का जो वोल्टेज बढ़ाता है एंड गिराता नहीं है, वोल्टेज को मेंटेन करता है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स एक टू टर्मिनल एलिमेंट है, जो अपने टर्मिनल के बीच एक स्पेसिफिक वोल्टेज को मेंटेन करता है। सर्किट में जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, करंट सोर्स एक टू टर्मिनल एलिमेंट होता है, जो अपने टर्मिनल से एक स्पेसिफिक करंट सप्लाई करता है, चाहे वोल्टेज कुछ भी हो, ठीक है। मान लो अगर वोल्टेज 100 वोल्ट का है, तो ये अगर 150 वोल्ट पे मतलब भेजना चाहे तो भेज देगा, ठीक है। एंड फिर चाहे सप्लाई जहाँ तक करनी हो, चाहे आप टू टर्मिनल एलिमेंट यूज़ करो चाहे 3, ठीक है। अब भैया इसके पर्पस क्या होता है? देखो सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि क्या हो सके, करंट फ्लो हो सके, ठीक है। एंड नाउ एक नेक्स्ट चीज़ है, इसका एक दूसरा पर्पस भी होता है, वो क्या है? दूसरा पर्पस भी देखते हैं। तो देखो दूसरा पर्पस क्या है कि रियल वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, ओपी एम्पियर हो गया, इनको क्या करना, मॉडल करने के लिए डिपेंडेंट सोर्स का यूज़ होता है, ठीक है। आई थिंक तुमको इतना समझ में आ गया है। एंड बाकी अब नेक्स्ट आगे जो है हमारा, आगे क्या है इम्पॉर्टेंट है कि इसका वर्किंग स्टेप्स क्या होता है। देखो जो हमारा इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू जो होती है सर्किट के किसी भी दूसरे पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती। देखो जो हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसी करंट या किसी वोल्टेज, किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती है। ये अपना फिक्स्ड वैल्यू खुद प्रोवाइड करता है, जैसे बैटरी हो गया और सेल हो गया, ठीक है। नाउ अब देखो डिपेंडेंट सोर्स को कंट्रोल्ड सोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी जो वैल्यू होती है किसी दूसरे वोल्टेज या करंट पर डिपेंड करती है। ये 4 स्टेप्स में होते हैं। पहला होता है आपका वोल्टेज करंट, वोल्टेज सोर्स करंट, सी
VC, VS, CC, VS एंड VCCS एंड CCS एंड इनके जो है ये टाइप है। तो देखो जो VCVS है इसका क्या है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स एंड करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो गया, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स एंड करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। अब मैं इनको समझाऊंगा, एक एक चीज़ें समझाऊंगा, बाकी पहले अभी थोड़ा सा इनको ध्यान देते हैं, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब डायग्राम देखना, डायग्राम ध्यान से देखना, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल है, इतना तो तुम लोग समझते होगे, इतना तो मेरे को पता है, ठीक है। ये हमारा ये V मतलब वोल्टेज होता है, I मतलब करंट होता है, ये भी पता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ये है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ये है, ठीक है। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो होता है वो क्या होता है कि डायमंड शेप में होता है, किस में होता है, डायमंड शेप में होता है। और जो डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्शन होती है करंट की, देखो ये करंट की डायरेक्शन है, इसमें भी करंट में डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये इनकी पहचान करने की एक मतलब आपको थोड़ा सा वो दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि आप ऐसे पहचान सकते हो। नाउ अब नेक्स्ट चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखो। हाँ, और एक चीज़ और, अगर ये तुमको नोट्स चाहिए उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब हमें क्या पढ़ना है, इसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है या फीचर बोल लो। तो देखो जो हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है इसका जो सिंबल होता है वो सर्किल विथ क्या होता है, देखो सर्किल हो गया, सर्किल विथ माइनस और पॉजिटिव बैटरी का सिंबल होता है। इसका की फीचर क्या है कि ये फिक्स्ड वोल्टेज रहता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहता है, आइडियली जीरो रहता है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये इसका आइडियली जीरो रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। एंड ये जो होता है सर्किल विथ एरो होता है, जैसे सर्किल हो गया, एरो ऊपर नीचे कुछ भी, ठीक है, ये हो गया। एंड अब बात करते हैं, ये सर्किल विथ एरो हो गया, एंड हमारा जो ये है फिक्स्ड करंट रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और आइडियली क्या रहता है, इनफाइनाइट रहता है, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स में क्या होता है कि ये डायमंड शेप का होता है और ये वैल्यू कंट्रोल करने वाले पैरामीटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारे इनके यूजेस हैं। अब बात करते हैं हम एक डिफरेंट टॉपिक पे, ये टाइप बोल सकते हो और डिपेंडेंट सोर्स के, तो टाइप में बात करने वाले। तो एक चीज ध्यान देना, जो हमारा VS है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स मतलब आउटपुट जो होगा, आउटपुट वोल्टेज किसी दूसरे का और वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान रखना, आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो किसी दूसरे का होगा एंड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, आउटपुट वोल्टेज किसी दूसरे करंट के प्रोपोर्शनल। जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो किसी दूसरे के करंट के प्रोपोर्शनल, मतलब ध्यान रखना जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आया वो किसी दूसरे करंट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स तो मतलब जो आउटपुट करंट किसी दूसरे वोल्टेज के प्रोपोर्शनल, ठीक है। CCCS मतलब करंट कंट्रोल करंट सोर्स, आउटपुट करंट किसी दूसरे करंट के प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स के एडवांटेज। तो देखो ये सिंपल होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, सर्किट एनालिसिस में डायरेक्टली यूज हो जाते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर इन सब में क्या होता है, एक्यूरेट मॉडलिंग क्या होती है, पॉसिबल होती है, ठीक है। एंड नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब ध्यान से सुनना, एडवांटेज हो गया तो डिसएडवांटेज। आइडियल सोर्स प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। डिपेंडेंट सोर्स एनालिसिस कॉम्प्लेक्स बना देते हैं एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए होते हैं। एंड इसके डिसएडवांटेज होने के बाद एप्लीकेशन, इंडिपेंडेंट सोर्स में बैटरी हो गया, DC जनरेटर हो गया एंड पावर सप्लाई हो गया। डिपेंडेंट सोर्स में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एंड मॉडल्स एंड OPMP सर्किट्स एनालिसिस। तो ये तुम्हारा जो DC सर्किट्स है, DC सर्किट का जो मतलब DC सर्किट जो हमारा पहला मतलब DC सर्किट नहीं मतलब हमारा जो यूनिट DC सर्किट है उसका पहला टॉपिक वोल्टेज एंड करंट सोर्स। तो वोल्टेज एंड करंट सोर्स तुमको समझ में आ गया। वोल्टेज को हम V से डिनोट करते हैं, करंट को हम I से डिनोट करते हैं, ठीक। और जो हमारा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट करंट तो एरो विथ आपका सर्किल विथ एरो। एंड जो हमारा करंट वोल्टेज सोर्स होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो बैटरी के सिंबल होते हैं, एक ये यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसे डिनोट करते हैं,
सो आई थिंक तुमको जितना भी मैंने इसके बेसिक्स टर्मिनोलॉजी समझाने की कोशिश करी है, आई थिंक होप करता हूँ कि तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा उसकी तरफ मूव करेंगे। एंड नोट्स की टेंशन मत लेना मेरे दोस्तों, प्लीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। अब एक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, भैया यूनिट और डायमेंशन में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो पहले ये भी पढ़ा दो। तो यूनिट यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, पावर हो गया, इन सबको मेजर करने के स्टैंडर्ड रेफरेंस होते हैं। एंड ये जो होते हैं इन्हीं डायमेंशन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं डायमेंशनल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। एंड भैया अब हमको एक चीज़ बता दो, इनका जो वो है क्या बोलते हैं, इनका वो क्या होता है, क्या बोलते हैं, इनको कैसे डिनोट करते हैं या पर्पज क्या है भैया इनका, ये भी बता दो हमको। तो पर्पज सुन लो भैया। तो इनका पर्पज कुछ नहीं है, बेसिकली पर्पज बहुत इजी है, तो वो सुन लीजिए। ये कंसिस्टेंट और स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम प्रोवाइड करना, ताकि कैलकुलेशन जो करते हैं वो ग्लोबली क्या हो सके, कंपेयर हो सके। ठीक है, तो आई थिंक तुमको इतना भी समझ में आ गया। ठीक है ना, अब देखते हैं। अब एक बात सुनिएगा कि अब इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, एंड वर्किंग कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा कोशिश करना कि हम आगे यूनिट भी समझें। तो देखो, जो हमारा एसआई होता है, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स जो है, एसआई यूनिट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टैंडर्ड्स हैं। हर क्वांटिटी का अपना बेस यूनिट होता है, जो उसको फंडामेंटल डायमेंशन जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, एंड आपका क्या हो गया, करंट हो गया और टाइम हो गया, इनके कॉम्बिनेशन से ड्राइव किया जाता है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख के आया हूँ, डायमेंशन भी एंड सारी चीज़ें, तो फिर ध्यान से देखना। देखो, अब चार्ज समझते होगे, करंट समझते होगे, वोल्टेज और ईएमएफ समझते होगे, रेजिस्टेंस समझते होगे, पावर समझते होगे, एनर्जी समझते होगे, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये सारी चीज़ें यूज होने वाली हैं। दैट्स वाई यहाँ पे मौजूद है। तो देखो, अब एक एक लाइन बाय लाइन समझाऊंगा एंड लाइन बाय लाइन उसका डायमेंशन बताऊंगा। तो तुम्हारा जो चार्ज है, चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, एंड इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कूलाम्ब होती है, सी एंड टी आई। ठीक है, डायमेंशन में ब्रैकेट टी आई। ठीक है, करंट को आई से डिनोट किया जाता है, करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, एंड एम्पियर इसको आई से डिनोट किया जाता है, डायमेंशन। वोल्टेज को ईएमएफ भी बोला जाता है, एंड वोल्टेज को वी से डिनोट किया जाता है, एंड इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है, एंड एम एल स्क्वायर टी एंड सम एंड ये इसका डायमेंशन है। ठीक है, तो डायमेंशन को छोड़ सकते हो, डायमेंशन नहीं, आपको यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रेजिस्टेंस का आर होता है, एंड ऐसा यूनिट ओम्स होती है, एंड ये इनके सिंबल्स है। प्लीज ये ध्यान से देखना, तुमको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा भैया। जितने भी जिन लोगों का क्वांटिटी, सिंबल और एसआई यूनिट का प्रॉब्लम है वो सब क्लियर हो जाएगा। पावर में, पावर क्या होती है, पावर का क्वांटिटी पावर है, एंड इसके सिंबल क्या होता है, पी होता है, एंड यूनिट होती है वॉट। एनर्जी का डब्ल्यू होता है, एंड जूल पर किलोवाट। ठीक है, कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, सिंबल जी है, और सिम्पसन्स या मोह इसका ऐसा यूनिट है। कैपेसिटेंस को सी और इसको फैराडे से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट। कंडक्टेंस का एल होता है, एंड हेनरी इसका क्या है, हेनरी इसका ऐसा यूनिट है। अब देखो, अब समझो कैरेक्टरिस्टिक। तो ऐसा यूनिट जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, एंड डायमेंशन एनालिसिस से इक्वेशन एक करेक्टनेस वेरीफाई की जा सकती है। प्रीफिक्स किलो हो गया, मिली हो गया, माइक्रो से बड़े छोटे वैल्यूज को कन्वेंटली एक्सप्रेस होते रहते हैं। ठीक है, अब देखो टाइप या कंपोनेंट। तो कुछ कॉमन प्रीफिक्स हैं, जैसे मेगा हो गया, किलो हो गया, मिली हो गया, माइक्रो हो गया। तो इनका मेगा का एम होता है, एंड फैक्टर क्या होता है 10⁻⁶। किलो का होता है स्मॉल के 10⁻³ मिली एम 10⁻⁻3 माइक्रो म्यू 10⁻⁻6। ये इसका क्या फैक्टर। तो एडवांटेज क्या है, देखो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड में कम्युनिकेशन और डिजाइन में कंसिस्टेंसी, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज को सिंपल बेस यूनिट से ड्राइव कर सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज क्या है, डिफरेंट कंट्रीज में पहले अलग यूनिट्स होते हैं एंड कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, तो अब ऐसा यूनिट्स होने लग गया। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन। तो इक्विपमेंट रेटिंग और नेम प्लेट स्पेसिफिकेशन, मोटर, ट्रांसफॉर्म
एंड इलेक्ट्रिकल बिलिंग जैसे किलोवाट पर आवर, एनर्जी यूनिट, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और कैलकुलेशन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक तुमको दो टॉपिक समझ में आए होंगे, वोल्टेज एंड करंट सोर्स, इट मींस इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स। एंड तुमको सेकंड टॉपिक था हमारा क्या, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो ये समझ में आया। अब देखो, अब तुमको सोर्स कन्वर्जन है, ये थर्ड टॉपिक है एंड बहुत मतलब एक दो क्वेश्चन ना कभी आ जाते हैं। तो देखो जो सोर्स कन्वर्जन है, सोर्स कन्वर्जन वो प्रोसेस है जिसमें एक प्रैक्टिकल वोल्टेज, ध्यान से सुनना, जो हमारा सोर्स कन्वर्जन है, सोर्स कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रैक्टिकल वोल्टेज, जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो होता है वो सीरीज में रेजिस्टेंस के साथ इक्विवेलेंट प्रैक्टिकली करंट सोर्स होता है, ठीक है। एंड ये पैरेलली रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है, कन्वर्ट किया जाता है ये, एंड वाइस वर्सा। ध्यान से सुनना, जो हमारा सोर्स कन्वर्जन है वो एक प्रोसेस है जिसमें वोल्टेज सोर्स को इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो हमारा इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स है वो क्या होता है, सीरीज रेजिस्टेंस के साथ होता है। एंड जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, जो कन्वर्ट होता है वो किस में होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ में होता है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, दोनों एक्सटर्नली सर्किट के लिए इक्विवेलेंट बिहेवियर होते हैं, ध्यान रखना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा सोर्स कन्वर्जन होता है, ये एक प्रोसेस होता है जो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट किया करता है, ठीक है। नाउ पर्पस क्या है, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को क्या करना, सिंप्लीफाई करना, जिससे मैथ्स और नोडल एनालिसिस क्या हो सके, इजी सॉल्व हो सके। मिक्स्ड वोल्टेज और करंट सोर्स सर्किट को एक ही टाइप में कन्वर्ट करना। अब देखो ध्यान से समझना, अब यहाँ पे सारी चीज़ तुमको समझा चुका हूँ। तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स को वी से डिनोट किया जाता है, विथ सीरीज आर को इक्विवेलेंट करंट सोर्स विथ पैरेलल रेजिस्टेंस आर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा आई एस है, आई एस हमारा क्या हो गया, करंट सोर्स हो गया, वी एस हमारा क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, और आर एस हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस सोर्स, सीरीज रेजिस्टेंस हो गया, और आरपी हमारा क्या हो गया, पैरेलल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल आरपी इज इक्वल टू आर एस। तो कैसे होगा, तो ध्यान से सुनना, वी एस इज इक्वल टू आई एस इंटू आर पी। तो आर पी क्या हो गया, हमारा पैरेलल हो गया, एंड रिवर्स कन्वर्जन करंट टू वोल्टेज सोर्स। तो ध्यान से सुनना, ये हमारा वोल्टेज सोर्स विथ सीरीज आर है। तो यहाँ पे सीरीज आर पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एंड ये हमारा क्या है, ये वोल्टेज है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो, ये हमारा करंट हो गया आई एस, एंड यहाँ पे हमारा आरपी पे पैरेलल पे हमारा क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस हो गया पैरेलल पे। वहाँ पे कहा, यहाँ पे सीरीज पे था तो सीरीज से पैरेलल होगा। अगर यहाँ पे पैरेलल होता तो यहाँ सीरीज हो जाता। तो ऐसे सॉल्व करते। अब यहाँ पे वोल्टेज की जगह करंट आ गया, और यहाँ पे पैरेलल था, सॉरी सीरीज में था, सीरीज था तो एक पैरेलल पे आ गया। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया। तो ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट करंट सोर्स विथ पैरेलल आर। तो जो हमारा वोल्टेज सोर्स विथ सीरीज आर है तो किस में कन्वर्ट हो गया, इक्विवेलेंट करंट सोर्स विथ आर, पैरेलल आर, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या, दोनों सोर्स टर्मिनल ए और बी पर सेम वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, मतलब एक्सटर्नल सर्किट के लिए इक्विवेलेंट होते हैं। सीरीज रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के साथ जाता है और पैरेलल रेजिस्टेंस करंट सोर्स के साथ आता है। ध्यान से सुनना, जो हमारा सीरीज रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस जो होता है वो वोल्टेज सोर्स के साथ जाता है, एंड जो पैरेलल रेजिस्टेंस होता है वो करंट सोर्स के साथ जाता है। थर्ड है सिर्फ प्रैक्टिकल, नॉन आइडियल सोर्स ही कन्वर्ट किए जा सकते हैं, आइडियल सोर्स कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। वोल्ट टाइप और कंपोनेंट, तो देखो जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज को कन्वर्ट सोर्स में, देखो वोल्टेज जो होता है वो करंट में कन्वर्ट होता है, एंड जो करंट कन्वर्ट होता है वो वोल्टेज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंड एडवांटेज क्या है, सर्किट एनालिसिस सिंपल हो जाता है, इट्स स्पेशली जब मल्टीपल सोर्स हो। नोड या मैश एनालिसिस को कन्वीनियंटली फॉर्म मिल जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज, सिर्फ प्रैक्टिकली सोर्स ही कन्वर्ट हो सकते हैं, आइडियल नहीं होते। ध्यान से सुनना, जो प्रैक्टिकली सोर्स होते हैं वो बस कन्वर्ट होते हैं, ना कि आइडियल, ठीक है। नाउ इतना तुम्हें समझ होगा ही होगा। एंड नाउ अब एक चीज़ और है कि जो हमारे कन्वर्जन होते हैं, कन्वर्जन के बाद इंटरनल पावर डिसेप्शन कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, एंड अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो गलती हो सकती है, ठीक है।
नाउ अब एक चीज़ ध्यान रखना, एप्लीकेशन देख लेते फिर बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एनालिसिस सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है एंड सर्किट डिज़ाइन और इक्विवेलेंट मॉडलिंग में यूज़ होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, तुमको एक ट्रिक बताता हूँ जो कि तुमको मे बी हेल्प करेगी। मान लो कि ये तुम्हारा वोल्ट मतलब ये तुम्हारा क्वेश्चन है एंड यहाँ पे तुम्हारा सीरीज इतना तो पता है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये सीरीज देखो, अभी तुमको अच्छे से समझा ही देता हूँ। अगर देखो मेरा मन में आ गया तो मैं समझा रहा हूँ, बाकी मेरे को समझाना था ही। देखो ये सीरीज है, एक हो गया, ये सीरीज है और ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ सीरीज में होगी, मान लो ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, या करंट सोर्स होता है। सपोज मान लो कि ये करंट सोर्स होता है, ठीक है, तो मान लो ये करंट सोर्स में पैरेलल है, तो वोल्टेज सोर्स में ये क्या होगा, ये सीरीज में है तो ये पैरेलल में होगा। एंड यहाँ पे ये जो करंट सोर्स यहाँ है, अगर यहाँ करंट होता तो यहाँ वोल्टेज आता है, तो यहाँ पे पहले क्या वोल्टेज है, तो वोल्टेज है तो करंट आया, एंड ये सीरीज में है तो पैरेलल में आ गया। बस यही है, सीरीज का पैरेलल में, पैरेलल का सीरीज में, करंट का वोल्टेज, वोल्टेज का करंट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ अब आता है ओम्स लॉ, एंड ओम्स लॉ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ओम्स लॉ समझ में नहीं आया तो किरचॉफ्स करंट लॉ एंड केसीएल के वीएल के न्यूमेरिकल नहीं बनने वाले हैं, एंड ये भूल जाओ। ठीक है, सो सुनो, जो हमारा ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक कंडक्टर से गुजरने वाले करंट, ध्यान से सुनना, जो हमारा ओम्स लॉ है, ओम्स भाई कहते हैं, ओम्स सर कहते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक कंडक्टर से गुजरने वाले करंट, गुजरने वाले मतलब पास होने वाले करंट, उस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच अप्लाइड वोल्टेज V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दो तो आई इंटू आर, तो V इज इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू आर। तो ध्यान से सुनिएगा, ओम्स लॉ कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आप कांस्टेंट कुछ भी टेम्परेचर मान सकते हो, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक कंडक्टर से गुजरने मतलब एक कंडक्टर से पास होने वाला करंट, उस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच अप्लाइड होने वाले वोल्टेज V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मान लो कि पर्पज क्या है इसका, पर्पज ये है कि जो हमारा वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप स्टेबलाइज करता है, तो जो करंट होता है उसके करंट एनालिसिस की फाउंडेशन होती है। ध्यान सुनना, जो करंट हो गया, वोल्टेज हो गया और रेजिस्टेंस हो गया, इनके बीच में जो बेसिक रिलेशनशिप स्टेबलाइज करना होता है, एंड जो करंट एनालिसिस की फाउंडेशन को बताता है। ठीक है, सर्किट सर्किट एनालिसिस की फाउंडेशन को बताता है। तो वर्किंग देख लो, इसका जो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ पे V हमारा वोल्टेज होता है, I हमारा करंट होता है, R हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो करंट वोल्टेज की यूनिट वोल्ट हो गई, करंट की एम्पियर हो गई, रेजिस्टेंस की ओम हो गई। तो इससे हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखो इससे हम तीन फॉर्मूला बना सकते हैं। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर है। अब हमें अगर I फाइंड करना है, मतलब करंट फाइंड करना है, तो हम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कर सकते हैं। इफ हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो वोल्टेज अपॉन करंट कर सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले इससे हम बना सकते हैं। आई थिंक आई एम सॉरी, सो आई थिंक तुमको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब तुमको मैं अगर एक डायग्राम दिखाना चाहूँ ओम्स लॉ का, तो वो भी दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जो कि नॉर्मली समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या कनेक्टेड है, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा बैटरी कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। एंड यहाँ पे हमारा जो है करंट फ्लो मतलब वोल्टेज फ्लो कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा आई है मतलब करंट है, एंड ये जो तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक डायग्राम क्लियर हो गया होगा ओम्स लॉ का। ठीक है, अब ना ओम्स लॉ का डायग्राम क्लियर हो गया तो कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, जो हमारा वी आई रिलेशनशिप मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओम्स लॉ, तो वी आई रिलेशनशिप लीनियर होती है, मतलब ओमिक मटेरियल के जैसी मेटल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट रहनी चाहिए इस लॉ के वैलिड रहने के लिए, एंड नॉन ओमिक मटेरियल जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, एंड इन सबको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये लॉ फॉलो नहीं करते। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ओम्स लॉ। सो देयर आर टू टाइप, ओमिक कंडक्टर्स या नॉन ओमिक। तो ओमिक में क्या होता है कि वी आई कर्व स्ट्रेट लाइन पे होता है, मेटल और रजिस्टर,
एंड नॉन ओमिक कंडक्टर में होता है कि वी आई कर्व नॉन लीनियर होता है, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया एंड थर्मिस्टर हो गया, ठीक है। एडवांटेज क्या है, सिंपल और इजी टू अप्लाई रिलेशन होता है एंड आपका सर्किट डिज़ाइन और ट्रबल शूटिंग का बेसिक टूल्स है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस के लिए नॉन एप्लीकेबल होता है, जैसे नॉन लीनियर डिवाइस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एंड टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस चेंज होता है, जिससे लॉ की वैलिडिटी अफेक्ट नहीं होती है। हाई फ्रिक्वेंसी एसी सर्किट में डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, रिएक्टेंस कंसीडर करनी पड़ती है, ठीक है। आप समझ लो इसके क्या एप्लीकेशन, तो रेजिस्टिव सर्किट एनालिसिस, सीरीज पैरेलल सर्किट, फ्यूज रेटिंग और वायर साइज कैलकुलेशन, बेसिक ट्रबल शूटिंग एंड वोल्टेज ड्रॉप चेक करना, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अब इसके बाद आपको इसको फॉर्मूला को ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है किरचॉफ्स करंट लॉ। सो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ का बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा। एक्सप्लेन करो किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप से आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन केसीएल एंड केवीएल, ठीक है। तो ना इसको समझते हैं, तो देखो ध्यान से समझना कि जो हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ है केसीएल, एंड ये किसी भी नोड पर एंटरिंग करंट का सम, ध्यान से सुनना, किसी भी नोड पर एंटर की गई नोड का, मतलब देखो किसी भी नोड पर एंटर किया गया करंट का सम और लीविंग करंट का सम के बराबर होता है। तो इतना ध्यान रखना, सपोज ये एक पॉइंट है, तुमने यहाँ से करंट को एंटर कराया, ठीक है, एंड यहाँ से करंट बाहर गया, तो इतना मान लेना कि जो तुमने करंट को एंटर कराया है और जो करंट बाहर गई है उसका दोनों का सम, इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों बराबर होता है, ठीक है। किसमें, KCL में। आई थिंक क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है, ध्यान समझना, अगर क्लियर नहीं है तो फिर से। KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, किसी भी नोड का देखो सपोज किसी भी नोड से करंट एंटर हुआ, मतलब अंदर आया, एंटर, तो उसका सम एंड जो करंट लीव कर रहा है उसका सम दोनों का बराबर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किसी भी क्लोज्ड लूप में सभी वोल्टेज राइज का एल्जेब्रिक सम एंड सभी वोल्टेज ड्रॉप के सम के बराबर होता है। तो ध्यान रखना, जब हमारा वोल्टेज क्या करता है, राइज होता है, तो उनका एल्जेब्रिक सम, और जो हमारा क्या है, एंड जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो उसके बराबर होगा या तो जीरो के बराबर होगा। ध्यान रखना, जो हमारा वोल्टेज, सपोज मान लो कि KVL में हमारा वोल्टेज हाई हुआ, तो वो किसके बराबर होगा, वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा, या तो वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। तो नाउ नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है कि कॉम्प्लेक्स मल्टी लूप मल्टी नोड सर्किट को सिस्टमेटिकली सॉल्व करना, मैथ्स और नोडल एनालिसिस के फाउंडेशन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो KCL लिखा है, तो यहाँ पे एंटरिंग इक्वल टू लिविंग करंट, या तो एंटर और या तो जीरो, तो समीशन आई इज इक्वल टू जीरो। KVL में राइज वोल्टेज बराबर ड्रॉप वोल्टेज, या तो समीशन ऑफ V इज इक्वल टू जीरो अराउंड क्लोज्ड लूप में, ठीक है। तो KCL चार्ज कन्वर्जन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, चार्ज ना तो क्रिएट होती है और ना तो डिस्ट्रॉय होती है। और KVL जो होता है वो एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो जो हमारा KCL है वो चार्ज कन्वर्जन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि KCL किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो ध्यान से सुन लेना, उनको बता देना चार्ज कन्वर्जन प्रिंसिपल पे, एंड जो KVL है वो एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो देखो ये ध्यान से सुनना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पे देखो R1 V1 यहाँ पे है, R2 V2 यहाँ पे है, एंड V हमारा वोल्टेज यहाँ पे। तो देखो ध्यान से सुनना, KVL V माइनस V1 माइनस V2, तो सम ऑफ वोल्टेज राइज इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो I1 से इन हो रहा है एंड I4 से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो I1 और I2 इंटरिंग करंट है, तो इनका प्लस बराबर I3 एंड I4 ये आउट करंट है, तो इनका सम बराबर क्या होगा, दोनों। तो सम ऑफ इंटरिंग करंट और सम ऑफ करंट एंटरिंग नोड और इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग नोड बराबर होंगे, ठीक है। सो KCL के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं। तो KCL जो है वो नोड और देखो KCL जो है नोड बेस्ड होता है, मतलब करंट कन्वर्जन, ठीक है।
और जो केवीएल होता है वो लूप या मैश बेस्ड होता है, मतलब एनर्जी कन्वर्जन। दोनों लॉज लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आता है टाइप या कंपोनेंट या साइन कन्वर्जन। तो केसीएल साइन कन्वर्जन, तो ध्यान से समझना, जो एंटरिंग करंट होता है वो पॉजिटिव होता है। सपोज जो चीज इंटर कर रही है वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव करंट देती है, एंड जो नेगेटिव मतलब जो लीव करता है वो नेगेटिव देता है, एंड इसी का वाइस वर्सा, ठीक है। केवीएल में क्या होता है, लूप डायरेक्शन में ट्रेवल करते वक्त प्लस में, और देखो लूप डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो अगर यहाँ प्लस, देखो मैं बताता हूँ, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अगर तुम ऐसा ट्रेवल करोगे तो प्लस से माइनस साइड जा रहे हो, ठीक है। और अगर तुम माइनस से प्लस साइड जा रहे हो तो माइनस से प्लस टर्मिनल की तरफ आ रहे हो, तो ये माइनस से प्लस में आ रहे हो, और प्लस से माइनस में जा रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज। किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट लीनियर नॉन लीनियर को सिस्टमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के अंडरलाइंग फाउंडेशन यही लॉज में है। डिसएडवांटेज, बड़े सर्किट में इक्वेशन की नंबर बढ़ जाती है, मैनुअली सॉल्व करना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। साइन कन्वर्जन में गलती होने पर पूरा कैलकुलेशन बिगड़ सकता है। एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रजिस्टिव नेटवर्क एनालिसिस या मैश एंड नोड एनालिसिस मेथड में यूज होता है। तो सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में कोर एल्गोरिथम, पावर सिस्टम में नेटवर्क में अलग होता है। तो ध्यान से समझना, जो तुमको बता दिया हूँ कि देखो, जो हमारा करंट एंटर करता है उसमें पॉजिटिव, लीव करेगा तो नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा। केवीएल में क्या होगा कि लूप डायरेक्शन में ट्रेवल करते वक्त अगर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस से माइनस चलेगा, या माइनस से प्लस चलेगा, ठीक है। तो आई थिंक तुमको इतना समझ में आ गया। एंड अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे एक आधे क्वेश्चंस करा देने चाहिए आपको, सिंपल सिंपल से, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा केसीएल जो है, केसीएल केवीएल तुम्हारा आई थिंक खत्म हो गया। एंड यहाँ पे मैं तुमको एक क्वेश्चन कराता हूँ केसीएल एंड केवीएल का, ठीक है। तो क्वेश्चंस लिख लेता हूँ मैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एंड मेरे को यहाँ पे क्या फाइंड करना है मैं बताता हूँ आपको। फाइंड करना है मेरे को वैल्यू ऑफ करंट की आई। तो जो वैल्यू ऑफ आई है ये फाइंड करना है अपन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्किट है इसको क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, और जो आपका क्या है रेजिस्टेंस, जो यहाँ पे किस में है, पैरेलल है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा क्या है, पैरेलल पे है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लें। तो पहले हम यही सॉल्व करते हैं, तो ठीक है। लिखते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 2 ओम, ठीक है। 2 ओम एंड 2 ओम, ठीक है, आर इन पैरेलल, ठीक है, आर इन पैरेलल, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया भैया। तो पैरेलल कैसे सॉल्व होगा, इज इक्वल टू 2 इन मतलब इनटू और अपॉन में प्लस कर दो, तो 2 इंटू 2, तो 4/4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ओम। तो अब ये इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व होगा, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले ऐसा, रुक जा, थोड़ा सा नीचे डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि ऐसा 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 हो गया, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऐसा, यहाँ पे हमारा करंट आई आ जाएगा, एंड यहाँ पे हमारा 1 2 3 एंड 4, फिर हम ऐसा जाएंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, एंड फिर यूं यूं यूं, एंड फिर ऐसा, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे, एंड ये हमको यहाँ जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। तो 1 ओम, यहाँ पे 12 वोल्ट का करंट है, आई फाइंड करना है। 1 ओम यहाँ पे है, 1 ओम यहाँ पे है, और ये 1 ओम यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना, ये जो ऊपर वाला है ये हमने सॉल्व कर दिया, तो कितना बचा, 1 ओम बचा। तो ये वाला जो 1 ओम है ये एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे जाएंगे, एंड ये 1 ओम यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, 1 ओम, एंड इसी के साथ में हम सिर्फ 1 ओम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 ओम कितना हो गया, 2 ओम हो गया, ठीक है। और ऊपर हमारा जो 2 ओम है वो तो कनेक्ट होगा ही होगा, तो 2 ओम, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो ध्यान से सुनना। अब ये जो 1 ओम एंड ये 1 ओम एंड ये 1 ओम जो ये आया है, तो अब इसका हम कर देंगे एडिशन। तो ध्यान से देखना। तो अब मैं थोड़ा सा साफ सुथरा डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं पूरा रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल हो गया मेरा, एंड अब मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पे हमारा एक 2 ओम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर लेता हूँ, ये हो गया,
हाँ, ठीक है, ये लाइन बन गई एंड हाँ, ठीक है। अब आई थिंक अपना डायग्राम बहुत बेहतरीन बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। 2 ओम आ गया एंड यहाँ पे हमने कट कर दिया एंड यहाँ पे हमने कट करने के बाद एक हम यहाँ पे कट कर देते हैं और एक हम यहाँ कट कर देते हैं, एक कट यहाँ मार देते हैं और यहाँ पे। सो अब हमें यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ आएगा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारा बैटरी आ जाएगा एंड ये अपना 12 वोल्ट का करंट है, प्लस माइनस यहाँ पे अपना आई है, यहाँ पे अपना वोल्ट आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। एक कट यहाँ पे अभी आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 ओम, 2 ओम ऊपर वाला, 2 ओम ऊपर वाला और यहाँ पे 1 ओम, ठीक है। अब आई थिंक देखो, अब देखो समझना ध्यान से, ये जो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, तो ये हमने क्या कर दिया, दो ओम यहाँ पे है सीरीज में, तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये ओम हो गया कनेक्टेड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अभी ये तो हो गया। अब आती है बात किसकी, अब बात करते हैं हम। अब देखो ये फिर से पैरेलल बन गया, तो फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब फिर पैरेलल बन गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम 2 × 2 अपॉन 2 + 2 इज इक्वल टू 4/4, तो 1। अब बचा हमारे पास 1 ओम। तो अब ध्यान से समझना, फिर से मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। तो ये रेक्टेंगल बन गया एंड अब देखो यहाँ पे, अब एक एक के बाद ये रुकना, एक हो गया, ये सीरीज हो जाएगी। सीरीज हो जाने के बाद यहाँ पे कट मारते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, बैटरी एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस। सो अब देखो ये जो ऊपर वाले ये और ये था, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना है, 1 ओम आया। सो हम इजीली लिख सकते हैं 1 ओम, 1 ओम यहाँ पहले से ही था एंड 2 ओम यहाँ पे पहले से था, ठीक है। तो 2 ओम हो गया एंड 1 ओम यहाँ पे हो गया एंड 1 ओम यहाँ पे हो गया एंड यहाँ 12 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब ध्यान से समझना, अब हमें सॉल्व करना है किसको, अब एक चीज़ ध्यान से समझना, अब 1 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम इसको प्लस कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 2 ओम लिख सकते हैं, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। 2 ओम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली हम 2 ओम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगाया एंड हमने क्या लिख दिया, 2 ओम, ठीक है। 2 ओम लिख गया। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि अब हमको करना क्या है। अब हमको ये करना है कि देखो ऊपर और नीचे पैरेलल में 2 ओम कनेक्टेड है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम 2 × 2 अपॉन 2 + 2 करके 1 कर देंगे। तो एक चीज़ ध्यान से देखना, मैं इसी में कर रहा हूँ एंड ये मैंने हटा दिया इसको एंड ये मैंने हटा दिया एंड मैंने यहाँ से इसको भी हटा दिया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, 1 ओम। अब देखो अब हमारे सीरीज में 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम कनेक्ट हो गए। तो अब मैं इनको भी हटा दूंगा एंड अब क्या करेंगे, अब एक ही जगह पे हम सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा सर्किट क्लोज, यहाँ पे हमारा सर्किट क्लोज, यहाँ पे हमारा आई की वैल्यू फाइंड करनी, ध्यान रखो। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तीनों तीनों जो 1 ओम कनेक्ट है सीरीज में, उनको मैं क्या कर दूंगा, 3 ओम में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास फॉर्म बन गया। तो आई मतलब V इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू आर। तो आई फाइंड करना है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो आई फाइंड करना है, तो वोल्टेज कितना 12 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना 3 ओम है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4, 4 × 3 = 12 होता है, तो 4 एम्पियर आंसर आ जाएगा। सो ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो आई थिंक तुमको समझ में आ जाएगा एंड समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो क्या था देखते हैं, मूव आगे तो नहीं बढ़ गए अपन। हाँ, अब आता है सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। सो सीरीज एंड पैरेलल सर्किट मैंने तुमको समझा ही दिया है अभी, एंड बाकी जो कुछ भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो मैं वो तुमको बाकी इसमें समझा दे रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सीरीज सर्किट जो होता है, सीरीज सर्किट वो सर्किट है जिसमें कंपोनेंट जो होते हैं एक ही पाथ में कनेक्ट होते हैं, जिससे सेम करंट सबसे गुजरता है। पैरेलल सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें कंपोनेंट मल्टीपल पाथ में कनेक्टेड होते हैं, जिसमें वोल्टेज
सबके अक्रॉस होता है, ठीक है। तो देखो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर तुम्हारा सर्किट जो है सॉरी, जो तुम्हारा सर्किट है अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो सेम करंट सबसे गुजरेगा, एंड पैरेलल सर्किट है तो जो तुम्हारा मतलब देखो इसमें मल्टीपल पाथ होंगे एंड सब में अलग अलग होगा शायद करंट, ठीक है। पैरेलल सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें कंपोनेंट मल्टीपाथ में कनेक्ट होते हैं, जिसमें सेम वोल्टेज सबके अक्रॉस होता है, ठीक है। तो देखो डिफरेंट पर्पस क्या है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में रजिस्टर कंबाइन करके रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना होता है, ठीक है। एंड जो हमारा इसका वर्किंग स्टेप है तो ध्यान से समझना, जो हमारा सीरीज में होता है, सीरीज में क्या होता है, सीरीज का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, सीरीज इक्वल्स टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। सीरीज में क्या होता है, सीरीज हो गया, एंड पैरेलल में क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, जितने टर्म हो। इसीलिए मैंने वहाँ पे 2 × 2/2 किया था। अब तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान समझ लेना, पैरेलल और करंट तुमको समझ में आ गया, पैरेलल और सीरीज। तो एक चीज़ ध्यान से समझते हैं कि सीरीज में करंट सेम रहता है सब रजिस्टर्स में, वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सब रजिस्टर के अक्रॉस करंट डिवाइड होता है। अब ध्यान से सुनना, अब सर्किट तुमको सीरीज और पैरेलल में कैसे समझ में आएगा कि सीरीज और पैरेलल में फ़र्क क्या है, तो ध्यान समझना, जो एक ही रो में कनेक्ट हो, एक ही लाइन में कनेक्ट हो वो सीरीज होती है, एंड अगर आप ऐसे ऐसे कनेक्ट है मतलब एक के बाद एक एंड पाथ अलग अलग है, देखो इनके पाथ अलग है ना, एंड इसका पाथ जैसे तुमको ए से बी में जाना है तो तुमको एक ही पाथ फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमको ए बी सी डी ई एफ जाना है तो तुमको अलग अलग पाथ 3 पाथ जाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही पाथ जाना पड़ेगा। तो ये सीरीज होता है, ये पैरेलल होता है। सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है थ्रू ऑल रजिस्टर और सेम वोल्टेज इन पैरेलल सर्किट, सेम वोल्टेज अक्रॉस ऑल रजिस्टर, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक देखो, तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं करंट। तो करंट में क्या है, करंट जो होता है सेम रहता है ऑल कंपोनेंट में सीरीज में, और पैरेलल में क्या होता है डिवाइड होता है अमंग ब्रांचेस, वोल्टेज डिवाइड होता है कंपोनेंट के अमंग, और जो पैरेलल में होता है सेम रहता है अक्रॉस ऑल ब्रांचेस। इक्विवेलेंट आर सम ऑफ ऑल रजिस्टर इंक्रीज होता है, लेस देन स्मॉलेस्ट आर डिक्रीज होता है। फेलियर इफेक्ट, एक कंपोनेंट फेल हुआ तो पूरा सर्किट फेल हो जाता है सीरीज में, और पैरेलल में क्या होता है कि अगर एक ब्रांच फेल हुई तो दूसरे ब्रांच चलते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब टाइप क्या, प्योर सीरीज सर्किट, प्योर पैरेलल सर्किट, सीरीज पैरेलल मिक्स सर्किट, दोनों के कॉम्बिनेशन से। एडवांटेज क्या होता है कि सीरीज का एडवांटेज देखो, जो सीरीज का एडवांटेज है कि सिंपल होता है डिज़ाइन, करंट कंट्रोल इजी हो जाता है और सेम करंट सब जगह फ्लो होता है। एंड जो हमारा क्या है पैरेलल का एडवांटेज है, एक ब्रांच फेल होने पर बाकी सर्किट चलते रहते हैं एंड वोल्टेज कांस्टेंट मिलता रहता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, सीरीज का एक ही कंपोनेंट फेल होता है तो पूरा सर्किट ओपन हो जाता है, एंड जिससे पुरानी क्रिसमस की लाइट, ठीक है। एंड अब आता है पैरेलल में, तो रिंगिंग कॉम्प्लेक्स होती है, एंड वायरिंग जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है, एंड टोटल करंट ज़्यादा होता है, इसलिए हैवी कंडक्टर चाहिए होते हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन क्या है, सीरीज में एप्लीकेशन है वोल्टेज डिवाइडर करंट, डेकोरेटिव लाइटिंग यूज होती है, फ्यूजेस। पैरेलल में होम वायरिंग और बैटरी बैंक्स, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। एंड अब आता है पावर एंड एनर्जी इन डीसी सर्किट्स। हाँ, तो देखो पावर एंड एनर्जी एंड डीसी सर्किट। तो देखो पावर जो है, पावर वो रेट है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम या ट्रांसफ़र होती है, जूल्स पर सेकेंड। एनर्जी वो टोटल अमाउंट है जो एक सर्टेन टाइम पीरियड में कंज्यूम या ट्रांसफ़र होता है, तो पावर इनटू टाइम। तो देखो मेरी बात समझना स्टूडेंट्स, एक बात बता देता हूँ, मेरे को अभी याद आ गई है कि इस वीडियो पे अपन ओनली थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं, एंड न्यूमेरिकल का मैं एक सिंगल वीडियो रखूंगा, बिकॉज देखो ये वीडियो अगर मैं न्यूमेरिकल पढ़ाने जाऊंगा तो मे भी हो सकता है कि बहुत लेंदी हो जाए एंड आप लोग ना देखो, बट अगर ये थ्योरेटिकल रहेगा तो मेरे को ट्रस्ट है कि आप लोग देखोगे, फिर तो चाहे जितना लेंदी हो जाए। एंड इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले थ्योरेटिकल एंड देन बाद में न्यूमेरिकल, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट में ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
सो देखो, पावर वो रेट है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम या ट्रांसफर होती है, जैसे जूल पर सेकंड, जूल्स इसका ऐसा यूनिट होता है। एंड एनर्जी वो टोटल अमाउंट होती है जो एक सर्टेन टाइम पीरियड में कंज्यूम या ट्रांसफर होती है। ध्यान रखना, एनर्जी वो टोटल अमाउंट होता है जो सर्टेन टाइम पीरियड में क्या होता है, कंज्यूम या ट्रांसफर होती है, जैसे पावर इनटू टाइम। तो देखो पर्पस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रेटिंग समझना और इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कैलकुलेट करना, सर्किट कंपोनेंट की हीट डिसिपेशन और कैपेसिटी को डिजाइन करना। तो ये इसके क्या पर्पस है। तो अब मेरी बात सुनना, अब मैं तुमको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ। तो तुमको पावर का फॉर्मूला समझ में आया होगा। पावर इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, V इंटू आई। तो पावर बराबर होता है वोल्ट इंटू करंट। एंड अब तुम इसका फॉर्मूला बना सकते हो, पूछो कैसे। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू वी। तो अब तुम W इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू कर सकते हो P इंटू टी। ठीक है। एंड अब तुम क्या कर सकते हो, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर वॉट। तो रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर में पावर हीट के रूप में क्या होती है, डिसिपेट होती है, जैसे जूल्स हीटिंग इफेक्ट। एंड प्रैक्टिकल बिलिंग में एनर्जी यूनिट किलोवाट पर आवर में मेजर होती है। ठीक है। तो आई थिंक तुमको पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से समझना। अब कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पावर जो होते हैं, पावर के तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है V इंटू आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर आर। जो भी वैल्यूज अवेलेबल हो उन उसको हम यूज कर लेते हैं। एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मतलब 1 किलोवाट पर आवर इज इक्वल टू होता है 1000 वाट ऑफ 1 आवर। ठीक है। रजिस्टर में पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। डिप्रिशिएशन लाइक सोर्स में पावर जो होती है वो नेगेटिव हो सकती है डिलीवरिंग में। ठीक है। एंड टाइप ऑफ देखो, तो टाइप क्या है, तो पावर डिसिपेट मतलब रजिस्टर में हीट के रूप में लॉस होती है। पावर डिलीवर्ड सोर्स से सर्किट को दी जाती है, जो हमारा सोर्स होता है उससे सर्किट को दी जाती है। एनर्जी कंज्यूम टोटल इलेक्ट्रिकल यूनिट्स यूज हुए लाइक किलोवाट पर आवर। अब आता है एडवांटेज कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो जो अप्लायंसेस की पावर रेटिंग होती है उनको देखकर एनर्जी कंजप्शन एस्टिमेट कर सकते हैं। सर्किट डिजाइन में कंपोनेंट की जो व्हाट इज रीडिंग होती है उसको हम क्या करते हैं, डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। डिसएडवांटेज क्या, ओवर हीटिंग से अगर पावर रेटिंग एक्सीड हो जाए तो कंपोनेंट डैमेज हो सकता है। एंड पावर लॉस आई स्क्वायर आर ट्रांसमिशन लाइंस में सिग्निफिकेंट हो सकता है एंड लंबी डिस्टेंस के लिए यूज हो सकता है। एप्लीकेशंस क्या है, तो एप्लीकेशन देखो, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग, किलोवाट पर मीटर रीडिंग, अप्लायंसेस रीडिंग और सिलेक्शन लाइक बल्ब हो गया, हीटर हो गया एंड मोटर वॉटेज हो गया। एंड ट्रांसमिशन लाइंस पर कैलकुलेशन होता है। अब देखो पावर एनर्जी इंजीनियरिंग, अब तीनों फार्मूलों को कैसे रख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। ठीक है। तो फिर अब तुमको दूसरा भी याद करना, तो आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। तो फिर तीसरा फॉर्मूला, तो आई नहीं, वी स्क्वायर क्या समझते हो, वी स्क्वायर ध्यान समझना, वी स्क्वायर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये तीनों इसके फॉर्मूले हैं। एंड तीनों फार्मूला याद रखो, क्वेश्चन में जो भी वैल्यू हो उन तीनों के हिसाब से सही फार्मूला चूज करो एंड आप सॉल्व कर सकते हो। एंड देखो, अगर चाहो तो मैं तुमको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक। सो नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं एंड प्लीज फार्मूला याद रखिए। अब आता है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। सो इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड हो सकेगा तो हम इसी वीडियो पे इसका एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में तो न्यूमेरिकल करने ही वाले हैं। ठीक है। तो देखो, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है। सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्स वाले लीनियर सर्किट में किसी भी एलिमेंट में टोटल करंट या वोल्टेज बराबर होता है हर एक सोर्स के इंडिविजुअली एक्ट करने से होने वाले करंट या वोल्टेज का एल्जेब्रिक सब। ध्यान से सुनना, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्स वाले लीनियर सर्किट में किसी भी एलिमेंट में टोटल करंट या वोल्टेज, ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंट सोर्स वाले लीनियर सर्किट में किसी भी एलिमेंट का टोटल करंट या वोल्टेज बराबर होता है एक सोर्स के इंडिविजुअली एक्ट होने से होने वाले करंट या वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। ठीक है। जब बाकी सोर्स उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होता है, रिप्लेस कर दिए जाते हैं,
ठीक है, मतलब वोल्टेज बराबर होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मैं तुमको समझाऊंगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट तुमको मैं बताऊंगा कि क्या होता है, एंड बाकी शायद मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा V2 है V2 हमारा ये ओपन सर्किट से शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया गया है, एंड जो हमारा V1 है उसको शॉर्ट सर्किट, देखो यहाँ पे जो स्टेप 2 V2 एक्टिव है यहाँ पे, एंड ये हमारा V1 क्या है, एक्टिव है यहाँ पे, एंड V2 हमारा रिप्लेस कर दिया गया शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, एंड देखो ध्यान से सुनना, तुमको अभी समझ में आ जाएगा। तीन चीज़ें हैं, ये तुम याद कर लेना, सुपरपोजिशन थ्योरम IR2। ठीक है, ये तो देखो तुम R2 रेजिस्टेंस को लेके सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा हो गया। ठीक है, ध्यान सुनना, पहला पहला जो हमारा डायग्राम क्या कह रहा है कि पहला डायग्राम बना है वो ओरिजिनल डायग्राम है, एंड इसमें क्या है, जो हमारा V1 है एंड V2 वोल्टेज है, ये हमारे दोनों वोल्टेज एक्टिव है। ठीक है, अब भैया हम एक को एक्टिव रखेंगे, एक को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो हमने पहले वाले को एक्टिव रखा दूसरे वाले में शॉर्ट सर्किट लगाया। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने क्या किया कि स्टेप 1 हो गया, अब हमने दूसरे वाले को एक्टिव रखा, और पहले वाले को क्लोज कर दिया, यानी कि शॉर्ट सर्किट कर दिया। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड अब ध्यान समझना कि जो देखो ये IR2 इक्वल टू I-R2 ड्यू टू V1 प्लस I डबल डबल डॉट R2 ड्यू टू V2। तो देखो पर्पस क्या होता है कि मल्टीपल सोर्स जो होते हैं, मल्टीपल सोर्स वाले कॉम्प्लेक्स लीनियर सर्किट को सिंपल सिंगल सोर्स सर्किट में तोड़ के सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टेप्स क्या होते हैं वर्किंग के, तो एक सोर्स को एक्टिव रखो, बाकी सभी इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिव कर दो। जैसे वोल्टेज सोर्स हुआ तो शॉर्ट सर्किट कर दो, करंट सोर्स हुआ तो ओपन सर्किट कर दो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आता है, देखो हाँ, अगर जैसे जैसे क्या होता, करंट होता तो हम यहाँ पे ऐसे ओपन कर देते। ठीक है, अब क्या होता, इन इस सिंगल सोर्स सर्किट से रिक्वायर्ड करंट या वोल्टेज को कैलकुलेट करो, एंड ये प्रोसेस हर सोर्स के लिए रिपीट करो, सारे इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस का एल्जेब्रिक सम लो, एंड यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। एंड मैं तुमको एक नॉर्मल सा डायग्राम बना के या क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सिर्फ लीनियर सर्किट के लिए एप्लीकेबल है रेजिस्टिव एलिमेंट के साथ। ठीक है, एंड सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स के को डीएक्टिवेट किया जाता है, डिपेंडेंट सोर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। ध्यान से सुनना, जो हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो डीएक्टिवेट किए जाते हैं, अदरवाइज जो हमारे डिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो हमेशा एक्टिवेट रहते हैं। पावर कैलकुलेशन के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, पावर नॉन लीनियर क्वांटिटी है, पहले करंट या वोल्टेज निकालना पड़ता है, फिर पावर को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, अब आता है टाइप या कंपोनेंट। तो फर्स्ट है कि देखो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करो, एक को छोड़ के। दूसरा, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करो, एक को छोड़ के। रिक्वायर्ड पैरामीटर कैलकुलेट करो सिंगल सोर्स के लिए, एंड सभी सोर्स के लिए रिपीट करो, एंड सम कर दो, एंड हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मल्टीपल सोर्स सर्किट, मल्टीपल एडवांटेज देखो, मल्टीपल जो सोर्स है, मल्टी सोर्स सर्किट स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। इंडिविजुअल सोर्स से कंट्रीब्यूशन समझना इजी होता है। डिसएडवांटेज क्या, सिर्फ लीनियर सर्किट के लिए वैलिड होता है, नॉन लीनियर के लिए डायोड, नॉन लीनियर एलिमेंट डायोड के लिए नहीं। पावर डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप की वजह से। ठीक है, ज़्यादा सोर्स होने पर प्रोसेस लंबा हो जाता है, ध्यान से समझना है। ठीक है, एप्लीकेशन का मल्टीपल पावर सप्लाईज वाले सर्किट का एनालिसिस, कम्युनिकेशन सर्किट जहां एसी और डीसी दोनों सोर्स होते हैं। ठीक है, अब इसका मैं सोच रहा हूँ कि एक तुमको न्यूमेरिकल करा दूं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एंड मैं इसका क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो देखो ध्यान से सुनना। डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द करंट इन ब्रांच ए बी। ए बी ब्रांच में तुमको क्या करना है, करंट को डिटरमाइन करना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ पे तुम्हारा ए है एंड यहाँ पे बी है, तो तुमको यहाँ पे क्या करना है, करंट को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो ये देखो तुम्हारा ये करंट सोर्स है एंड ये तुम्हारा वोल्टेज सोर्स है, बाकी ये रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल, ये सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है। तो इनको हम सॉल्व करते हैं सुपरपोजिशन की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो, अपन गिवन लिख सकते हैं, कंसीडर करेंगे हम जो हमारा वोल्टेज है 10 वोल्ट को हम क्या कर देंगे, अलोन कर देंगे, एंड ओपन सर्किट यूज करेंगे कहाँ पे, 2 एम्पियर पे। ठीक है,
तो चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ एंड पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये 2 एम्पियर है इसको हम क्या करेंगे, करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन सर्किट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करने वाला हूँ, तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि जितना बढ़िया डायग्राम, देखो हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे को अभी याद आ गया कि जितना बढ़िया तुम्हारा डायग्राम पेपर में तुमको दिखेगा, ध्यान से सुनना, अभी तुम समझ लेना कि जितना तुम अच्छे से वे ऑफ प्रेजेंटेशन मैटर करवाओगे पेपर में, उतना बढ़िया तुमको मार्क्स मिलेगा। जैसे अभी देखना, जितना अच्छे से मैं तुमको समझाता हूँ उतना अच्छा तुम भी डायग्राम बनाना, ठीक है। तो ये हो गया एंड ये तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस और बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 2 ओम था, यहाँ पे तुम्हारा बी है, यहाँ पे ए है, ये तुम्हारा ओपन सर्किट बंद, ये ओपन सर्किट हो गया। एंड यहाँ पे कितना है, 1 ओम था एंड यहाँ पे 5 ओम था। यहाँ पे तुम्हारा बैटरी था भाई, बैटरी बैटरी है, बैटरी बैटरी यहाँ पे कितना है, 10 वोल्ट का वो ये है, ठीक है, प्लस माइनस। यहाँ पे तुम्हारा आई डैश 2 है, आई 1 डैश है, ठीक है। तो हम किसको सॉल्व करेंगे, पहले हम लेते हैं आर डी, आर डैश टी। तो हम क्या लेंगे, पैरेलल वाले ले लेते हैं पहले, पैरेलल और वो, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से सुनना, 5 ओम ये है, 1 ओम ये है, तो 1 + 2, ठीक है। 1 + 2 कितना हुआ, 3, ठीक है। 1 + 2 कितना हुआ, 1 + 2 अपॉन 1 + 2, ठीक है। ऊपर मतलब पैरेलल में है तो 5 का इंटू भी कर देंगे, 5 का प्लस भी कर देंगे, तो बराबर में कितना आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो हम बता देते हैं कितना आएगा। 1 + 2 करेंगे तो 3, 3 माने 3 बोले तो 3 का इंटू 5 में करो तो 15, 15 अपॉन कितना, 3, 8, 8, हाँ 15 डिवाइडेड बाई 8 करो, 15 डिवाइडेड बाई 8, सो आंसर, अरे 15 डिवाइडेड बाई 8, सो राइट आंसर इज 1.875 ओम, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसी का करंट निकालेंगे, तो करंट निकाल लो, करंट मतलब आई 1 डैश, आई 1 डैश कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये 2 ओम यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हमारा करंट है, ठीक है। तो करंट निकालेंगे तो कितना, 10 ओम का हमारा वोल्टेज है, 10 ओम का वोल्टेज है, और हमारा रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना, 2 ओम यहाँ पे है, और बाकी हमने एक 1 पॉइंट कुछ इतना यहाँ पे निकाला, तो 1.875 हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, कितना था, कितना करना है, 10/2 प्लस, देखो 2 प्लस कितना, 1.875, तो ये कितना हुआ, 3.875, याद रखिएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 3.875, सो द राइट आंसर इज 2.58, सो हमारा राइट आंसर इज 2.58। सो हमारा जो करंट निकलेगा, तो I1 कितना निकला, I1 निकला 2.58 एम्पियर, ठीक है। So the current I-2 in the branch of AB। तो अब I2 निकालना, तो I2 कैसे निकालेंगे, I2 निकालेंगे तो AB इज इक्वल टू 2.85 हमारा पहला निकला, ठीक है, इंटू 5, 5 प्लस 3, 3 कैसे आएगा, 3 आएगा तुम्हारा, देखो ये 5 है, ये तुम्हारा 5 है, ठीक है। और 3 कैसे आएगा, तुम जोड़ दो किसको, 2 और 3 को, 2 और 3 मतलब एक पैरेलल है, एक सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, 5/5 इंटू 5/3। तो ध्यान से समझना, तो देखो 5, 5 8 40, 8 5 40, 5 50, 5 25, 29, और 5 दूनी 10, 2 12, तो यहाँ पे 12 और 8, तो 12.90 डिवाइडेड बाई 8, तो हमारा कितना आएगा, 1.6 एम्पियर। तो 1.6 एम्पियर हमारा कितना आ गया, I2 डैश आ गया, ठीक है।
तो नाउ आप ध्यान से समझना कि अब हमारा I1 आ गया, I2 आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना कि अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है क्या, नाउ कंसीडर करेंगे हम सोर्स 2 को, ठीक है, एंड शॉर्ट सर्किट करेंगे वोल्टेज सोर्स हमारा 10 वोल्ट पे एंड नेटवर्क रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना कि अभी तक हमने 10, अब हम हमारा ये जो है R1 और I2 ये सब हमारा निकल आया, ठीक है। अब हमारा R1 हो गया, अब हमें किसके लिए करना है, वोल्टेज के लिए, तो करंट के लिए हमने कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको काट देंगे एंड ध्यान से देखना, ठीक है। तो हमारा जो डायग्राम था हम इसको जोड़ देंगे 2 एम्पियर को, ठीक है, ठीक है, 2 एम्पियर को हम जोड़ देने वाले हैं, ठीक है। तो 2 एम्पियर को हम जोड़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारा करंट की डायरेक्शन हो गई, ये हमारा 2 एम्पियर हो गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से मिटा देंगे एंड इसको यहाँ से शॉर्ट सर्किट कर दिया, लो भाई ये जुड़ गया, ठीक है, ये हो गया एंड बाकी हमारी सारी चीज़ें ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पे 1 और I डैश हमारा हो गया एंड यहाँ पे क्या करेंगे, I2 डैश बाकी है, ठीक, क्या बाकी है, I2 डैश, ठीक है, I2 डैश बाकी है, ए बी 2 2 2 ये है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क टू करंट सोर्स, तो 2 एम्पियर के अक्रॉस निकालना है हमको। तो 2 एम्पियर के अक्रॉस निकालना है, तो 2 एम्पियर के अक्रॉस निकालना है, ध्यान रखना। सो आर टी अभी 1 डैश निकाला था, अब 2 डैश निकालेंगे, तो 5 इंटू 2 अपॉन 5 प्लस 2, तो ये पैरेलल में है, सो पैरेलल में है, सो ऑब्वियस सी बात है कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो इसका कितना निकलेगा, 5 इंटू 2, सो 10 अपॉन 7, तो 10 अपॉन 7 को डिवाइड करेंगे, 10 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1.428, तो 1.428 एम्पियर, ठीक है, ये आ गया, एम्पियर नहीं ओम आएगा, रेजिस्टेंस निकालना है, सॉरी ओम, ठीक है। नाउ करंट निकालेंगे ए बी ब्रांच पे, तो करंट निकालो ए बी ब्रांच पे, तो करंट कैसे निकलेगा, I2 डैश डैश, दो हमारा पहले से निकला हुआ है, मतलब 2 ओम हमारा पहले से करंट है, इनटू कर देंगे अपॉन 1 अपॉन कितना करने का है, 1 अपॉन कितना करना है, तो अभी हमने कितना निकाला था, 1 प्लस कर देंगे, 2 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 1.428 ओम, तो ये हमारा कितना निकलेगा, सॉल्व करेंगे तो 0.425, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब हमें देखना क्या है कि अब हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेट करंट ब्रांच देखो अप्लाई करेंगे क्या, सुपर पोजिशन थ्योरम, तो सुपर पोजिशन थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, तो I2 बराबर आई डैश टू माइनस I2 डबल डैश, तो देखो ध्यान से दिखना, तो हमारा I2 डैश कितना निकला था, I2 डैश 1.61 एम्पियर, तो 1.61 एम्पियर और माइनस I2 डैश कितना है, ये है I2 डैश 0.45, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको माइनस करने पे 1.61 में 5 गए तो कितना बचा, 61 5 6 4 1 5 में 1 गया 4, तो आई थिंक इतना आंसर आएगा, जो हमारा I2 आएगा, I2 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.1 एम्पियर फ्रॉम B टू A एंड देखो ये आए, एक चीज़ ध्यान रखना, ये है हमारा फ्रॉम A टू B एंड ये है B टू A, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा एंड ऐसे आपको सुपर पोजिशंस वाले थ्योरम्स के क्वेश्चंस करने हैं एंड आई थिंक आप लोग कर लोगे। एंड अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा थेवेनिन्स थ्योरम। एंड थेवेनिन्स थ्योरम भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको भी थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। एंड बाकी जो भी हमारी तरफ से मिस्टेक्स हों या कुछ भी हो तो माफ़ कीजिएगा, बाकी हम 100% ट्राई कर रहे हैं कि आपको समझा के ही जाएं, ठीक है। सो नाउ अब बात करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम की। तो थेवेनिन्स थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वीवीआईपी है एंड इसके न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल आता ही आता है ऑलवेज। तो थेवेनिन्स थ्योरम कहता है कि किसी भी लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क को उस
उस उन दो टर्मिनल के अक्रॉस एक सिंगल वोल्टेज VTH और एक सीरीज में सिंगल रेजिस्टेंस RTS से रिप्लेस किया जाता है, जो एक्सटर्नल सर्किट के क्या होता है, इक्विवेलेंट बिहेवियर देता है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को क्या करता है, सिंप्लीफाई करना। जब हमसे एक पर्टिकुलर लोड जो RL के अक्रॉस करंट या वोल्टेज को पावर जनाना होता है, एंड डिफरेंट लोड वैल्यू के लिए बार बार पूरे सर्किट को सॉल्व करना से बचना होता है। ठीक है, देखो इसमें हमने एक बार सॉल्व कर दिया तो हम वो वैल्यू बार बार यूज कर सकते हैं, ये होता है। ठीक है, नाउ एक चीज ध्यान समझना, इसके वर्किंग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सो देखो, लोड जो होता है, लोड रेजिस्टेंस RL को सर्किट से रिमूव करो। पहला स्टेप क्या है कि जो हमारा RL जो होता है उसको सर्किट से क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। ठीक है, एंड जो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज VTH फाइंड करो टर्मिनल AB के अक्रॉस। ठीक है, जो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज होता है उसको फाइंड करो किसके, AB टर्मिनल के अक्रॉस। ठीक है, सभी इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट करो, मतलब वोल्टेज बराबर शॉर्ट सर्किट, ओपन करंट बराबर ओपन सर्किट। ठीक है, टर्मिनल AB से दिखने वाली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RTH को फाइंड करो। ठीक है, एंड जो नाउ नेक्स्ट अब हमारा जो आता है, VTH और RTH के साथ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ एंड फिर वापस RL को कनेक्ट कर दो, एंड ये आपका थेवेनिन थ्योरम होता है। ठीक है, नाउ करंट थ्रू लोड, देखो तो IL है, तो IL इज इक्वल टू VT अपॉन RTH प्लस RL, ये इसका फॉर्मूला होता है। एंड डायग्राम देख लो, देखो यहाँ पे वोल्टेज है, तो हमने वोल्टेज के अक्रॉस क्या किया, सॉल्व किया। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा जो लोड है हमने लोड रिमूव कर दिया, तो लोड जो है लोड RL रिमूव्ड ABY टर्मिनल, एंड यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट VTH सर्किट सीरीज विथ RTH। ठीक है, तो ये डायग्राम है। नाउ अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सिर्फ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है, डिफरेंट RL वैल्यूज के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है, IL इज इक्वल टू VT अपॉन RT प्लस RL, यूज करके जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स के लिए डायरेक्टली रिलेटेड थ्योरम है, लाइक RL इज इक्वल टू RTH। इन पे क्या होता है कि मैक्स पावर ट्रांसफर होती है। ठीक है, जो मैक्सिमम पावर होगी तो वो RL मतलब RL और RTH पर क्या होगा, जो मैक्स पावर होगी वो ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, नाउ जो हमारा टाइप है तो वो VTH क्या है, VTH जो होता है वो थेवेनिन का वोल्टेज होता है, एंड ये ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस होता है। और RTH ये थेवेनिन का रेजिस्टेंस होता है, जो सोर्स डीएक्टिवेट करके टर्मिनल से दिखने वाली रेजिस्टेंस में होता है। नॉर्टन्स थ्योरम इसी का डुअल अल्टरनेट वर्जन करंट का सोर्स इन पैरेलल RN के होता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है, लोड वेरिएशन एनालिसिस से बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंपल एलिमेंट से सर्किट में रिड्यूस करता है, मैक्सिमम पावर कंडीशंस इजीली फाइंड कर लेता है। डिसएडवांटेज सिर्फ एक लीनियर सर्किट के लिए वैलिड होता है, इंटरनल सर्किट के लिए क्या होता है कि इनवैलिड करंट्स का जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली नहीं मिलता, सिर्फ लोड रिलेटेड मिलता है। एप्लीकेशन क्या है, वेरिएबल लोड एनालिसिस, जैसे डिफरेंट रजिस्टर वैल्यू टेस्ट करना, एम्पलीफायर और कम्युनिकेशन सर्किट डिज़ाइन करना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशंस को डिज़ाइन करना, ऑडियो हो गया, एम्पलीफायर हो गया, आर्टेना मशीन हो गई, ये सब। देखो जो VTH है और RTH को फाइंड करने के लिए स्टेप्स क्लियरली लिखो, ये सबसे पहले फॉर्मूला जरूर याद रखना, एंड डायग्राम के साथ न्यूमेरिकल कॉमन सॉल्व करना। ठीक है, तो इसका जो न्यूमेरिकल हम वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो रहा है, दैट्स वाई मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, सो नाउ जो नेक्स्ट है उसको सब पढ़ते हैं। अब आता है मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस क्या है, मैश एनालिसिस को पढ़ते हैं। ठीक है, मैश एनालिसिस जो है वो क्या है कि मैश एनालिसिस को लूप एनालिसिस भी बोलते हैं। मैश एनालिसिस जो है वो एक सर्किट एनालिसिस मेथड है, जिसमें KVL यूज करके सर्किट के हर इंडिपेंडेंट लूप, जैसे मैश हो गया, मैश के एक फिटिशियस लाइक मैश करंट एज्यूम करके अननोन करंट को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है,
ध्यान ध्यान से समझना कि जो हमारा मैश एनालिसिस होता है वो एक लूप एनालिसिस भी बोला जाता है उसको, ठीक है। तो आई थिंक तुमको इतना समझ में आ गया होगा एंड इनको एज्यूम करके करंट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। अब इसका पर्पस सुनो आप, पर्पस क्या है। तो पर्पस क्या होता है कि मल्टीपल जो लूप्स होते हैं, मल्टीपल लूप्स वाले प्लेनर सर्किट को सिस्टमेटिकली क्या करना होता है, सिस्टमेटिकली कम इक्वेशंस में सॉल्व करना होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो हमारा इसका वर्किंग है, वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है, वर्किंग कॉन्सेप्ट है, स्टेप समझो। फर्स्ट इज सर्किट के हर इंडिपेंडेंट मैस हो, मतलब मैस मतलब लूप समझ रहे हैं, ठीक है। सर्किट के हर इंडिपेंडेंट मैस में एक सर्किट जो होता है वो सर्कुलेटिंग मैस कैलकुलेट करता है। लाइक असाइन करो उनको I1 I2 एंड जनरली क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दूसरा, हर मैच के लिए केवीएल इक्वेशन लिखो, लाइक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप बराबर सम ऑफ वोल्टेज राइज, ठीक है। एंड जो थर्ड है वो क्या है, शेयर्ड ब्रांचेस में दोनों मैच करंट को क्या करो, कंट्रीब्यूट करो एंड कंसीडर करो, ठीक है। तो इनका कंट्रीब्यूशन करो एंड इनको कंसीड करो, ठीक है, कंसीडर्ड करो। एंड जो हमारा फोर्थ है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके मैच करंट निकालो एंड फिर जो ब्रांच है उनको करंट, उन ब्रांच का क्या करो, करंट को सॉल्व करो, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंड नाउ अब हम इसके जो डायग्राम्स है वो देख लेते हैं। तो देखो मैश एनालिसिस जो होता है, मैश एनालिसिस जो है वो टू मैश सर्किट होता है, मतलब मैश करंट I1 एंड I2, ठीक है। नाउ यहाँ पे तुम्हारा जो ये क्या है, R1 है, आप रेजिस्टेंस 1 बोल सकते हो, रेजिस्टेंस 2, यहाँ पे वोल्टेज 1 है, बैटरी बोल सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज 2 है। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मैश सर्किट है, बोल सकते हो करंट है, ठीक है, I1 एंड I2, ठीक है। एंड ये तुम्हारा रेजिस्टेंस 3। तो देखो मैश 1 क्या बनेगा, मैश 1 देखो अब तुमको यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। मैश 1 समझो, मैश 1 समझाता हूँ आपको, 1 मिनट इसको इरेज कर दूँ। हाँ, सो अब हमको इसके कैरेक्टरिस्टिक देखने दो। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सिर्फ सिर्फ जो ये सिर्फ प्लेनर सर्किट जिसमें वायर्स क्रॉस ना हो तो बिना कनेक्शन के भी डायरेक्टली एप्लीकेबल हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैसेज एंड केवीएल पर बेस्ड होते हैं ये, ठीक है। केवीएल मेथड जो हमारा होता है किरचॉफ्स करंट लॉ वाला, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वाला, तो इस पे ये डिपेंड होता है, ठीक है। एंड नाउ एक चीज़ ध्यान रखना, इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल मैश एनालिसिस जो सिर्फ वोल्टेज वाले सर्किट्स पे होता है, एंड मैश एनालिसिस विथ करंट सोर्स। तो देखो सुपर मैश कॉन्सेप्ट यूज होता है जब सर्किट सोर्स में मैसेज मतलब करंट सोर्स में दो मैश होते हैं बीच में, ठीक है। एडवांटेज क्या है, नोडल एनालिसिस से कम इक्वेशन चाहिए हो सकती हैं अगर मैश कम होते हैं तो, ठीक है। एंड लूप करंट डायरेक्टली सर्किट का फिजिकल बिहेवियर से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। एंड नाउ जो इसके डिसएडवांटेज, तो सिर्फ प्लेनर सर्किट्स के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। नॉन को प्लेनर के लिए क्या होता है, नॉन प्लेनर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एंड करंट सर्किट, करंट सोर्स जो होता है, करंट सोर्स के साथ सुपर मैश जैसे एक्स्ट्रा टेक्निक चाहिए होता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन मल्टी लूप रेजिस्टिव एंड नेटवर्क एनालिसिस सर्किट साइमल्टेनियस सॉफ्टवेयर के अंडरलाइंग क्या होता है, कैलकुलेशन मेथड होता है। तो देखो ध्यान समझना, तो ये तुम्हारा मैश एनालिसिस हो चुका है। एंड नाउ हम नेक्स्ट जाएंगे तो हमारा नोड एनालिसिस पड़ता है एंड इसको समझते हैं, ठीक। तो देखो नोडल एनालिसिस क्या होता है कि ये एक सर्किट एनालिसिस मेथड है जिसमें केसीएल यूज करके सर्किट के हर इंडिपेंडेंट नोड का वोल्टेज अननोन मानकर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान सुनना, जो हमारा नोडल एनालिसिस होता है इसमें क्या करते हैं कि एक सर्किट एनालिसिस मेथड होता है जिसमें हम केसीएल का यूज़ करते हैं एंड सर्किट के जो हर इंडिपेंडेंट नोड होते हैं उनका जो वोल्टेज होता है हम क्या करते हैं कि उसको हम क्या मान लेते हैं, अननोन मान के इसको सॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है, रेफरेंस या ग्राउंड नोड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नाउ एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, जो इसका पर्पस होता है, पर्पस क्या होता है, तो पर्पस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल नोड्स वाले सर्किट्स को सिस्टमेटिकली सॉल्व करना, स्पेशली जब करंट सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। वर्किंग स्टेप्स क्या है, तो सर्किट में एक रेफरेंस मतलब ग्राउंड नोड सेलेक्ट करो, V बराबर 0 मान लो। बाकी सभी इंडिपेंडेंट नोड्स के जो वोल्टेज है
वोल्टेज है V1 V2 अननोन मान लो, एंड हर नोड पर केसीएल अप्लाई करो, एंड करंट का जो ओम्स लॉ है वो वोल्टेज डिफरेंस रेजिस्टेंस के थ्रू एक्सप्रेस करो। ठीक है, ठीक है। एंड हर नोड पर केसीएल के अप्लाई करो, लाइक करंट ओम्स लॉ से वोल्टेज निकालो एंड डिफरेंस या रेजिस्टेंस के थ्रू एक्सप्रेस करो। ठीक है, एंड साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके नोड वोल्टेज निकालो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे नोडल एनालिसिस का टू नोड सर्किट है, तो देखो यहाँ पे नोड इक्वेशन नोड वन में क्या V1 एंड अपॉन R1 इज इक्वल प्लस V2 माइनस V1 माइनस V2 अपॉन R2। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि जो ये आपका IS है ये आपका करंट है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका बैटरी है, एंड ये आपका रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, सो नोड वन नोड टू। ठीक है, तो ये आपका रेफरेंस ग्राउंड आपका मान लो V इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स माइनस वन रेफरेंस नोड्स, एंड KCL पर बेस्ड मेथड होता है, एंड सर करंट सोर्स वाले सर्किट में पर्टिकुलरली कॉन्विनेंट होता है। ठीक है, ध्यान से समझना, एंड इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप क्या होते हैं, टाइप देखो, फर्स्ट होता है सिंपल 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 नोडल एनालिसिस, सिर्फ करंट सोर्स वाले सर्किट पे, एंड नोडल एनालिसिस विथ वोल्टेज सोर्स, लाइक सुपर नोड कॉन्सेप्ट यूज होता है जब वोल्टेज सोर्स दो नोड के बीच में होता है। तो एडवांटेज क्या है, वोल्टेज सोर्स वर्सेस करंट सोर्स दोनों सर्किट्स हैंडल कर सकते हैं विथ सुपर नोड, एंड कंप्यूटर बेस्ड सर्किट साइमल्टेनियसली देखो जो कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन होता है, देखो आप जो अपना कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड सर्किट जो होता है ये सिमुलेशन में वाइडली यूज्ड होता है। ठीक है, नाउ नॉन प्लानर सर्किट के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नाउ डिसएडवांटेज, वोल्टेज सोर्स के साथ सुपर नोड जैसे एक्स्ट्रा टेक्निक्स चाहिए होते हैं, एंड ज़्यादा नोड होने पर इक्वेशन सॉल्व करना क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नाउ एप्लीकेशन है मल्टी नोड रेजिस्टिव नेटवर्क एनालिसिस एंड सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का प्राइमरी मेथड, एंड पावर सिस्टम लोड फ्लो एनालिसिस एंड एडवांस मैकेनिक्स। ठीक है, सो नाउ देखो मैश एनालिसिस इक्वल्स टू होता है KVL प्लस लूप करंट, एंड नोडल एनालिसिस होता है इक्वल्स टू KCL प्लस नोड वोल्टेज। ये क्लियरली एग्जामिनेशन को जरूरी होता है देखना। ठीक है, एंड नाउ अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, उसकी तरफ हम मूव करेंगे, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, एंड इसको ध्यान से समझना, एंड ये जो आपका है ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो हमारा जो स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन है, तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एक टेक्निक है जिससे तीन रजिस्टर का स्टार मतलब वाई हो गया, ये स्टार कनेक्शन इक्विवेलेंट डेल्टा डेल्टा हो गया हमारा, ऐसा कनेक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, एंड हर देखो ध्यान समझना, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हो एंड डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि जो कॉम्प्लेक्स रेजिस्टिव नेटवर्क है, मतलब जो सिंपल सीरीज पैरेलल में या सिंप्लीफाई नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पर्पज़ क्या होता है, ब्रिज टाइप या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंप्लीफाई करना, जिन्हें पूरे सीरीज में पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व किया जाता है। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो, स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार। तो देखो मान लो ABC एंड ये है RCBA, तो RA इज इक्वल टू RAB, तो RAB यहाँ पे है। ठीक है, RAB, एंड थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, RAB इंटू किया RCB का, ठीक है, अपॉन में कर दिया RAB प्लस RABC प्लस RCA। ठीक है, ये हो गया, फिर RB निकाला, तो RB में क्या किया, RB में किया RAB इंटू RBC अपॉन RAB प्लस RBC, तो ये इसके फॉर्मूले है। ठीक है, एंड सेम टू सेम स्टार टू डेल्टा, ऊपर वाला है डेल्टा टू स्टार एंड नीचे वाला है स्टार टू डेल्टा। ठीक है, एंड अब दूसरा क्या है, ये डायग्राम्स देख लो, तो ये स्टार कनेक्शन वाई से डिनोट किया जाता है, एंड डेल्टा को तो डेल्टा से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल तुमको नेक्स्ट यूनिट में पढ़ाऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमारा स्टार कनेक्शन में एक कॉमन या न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है,
डेल्टा में नहीं होता। देखो जो हमारा स्टार होता है उसमें एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, बट डेल्टा में नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद टर्मिनल टू टर्मिनल रेजिस्टेंस सेम रहती है, इक्विवेलेंट बिहेवियर। अगर सभी रेजिस्टेंस इक्वल हो तो आर मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 3R हो जाएगा, 3 स्टार, ठीक है। तो डेल्टा दो टाइप के होते हैं, स्टार और डेल्टा। तो स्टार में 3 रजिस्टर से एक कॉमन नोड से कनेक्टेड होते हैं, एंड डेल्टा 3 रजिस्टर से एक क्लोज्ड ट्राइंगल कनेक्ट होता है, ठीक है। एंड नाउ अब नेक्स्ट देखो, तो हमारा एडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स ब्रिज नेटवर्क को इजीली सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। 3 फेज पावर सिस्टम एनालिसिस बहुत यूजफुल होता है, ट्रांसफार्मर, मोटर एंड वाइंडिंग। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। फार्मूला कॉम्प्लेक्स है, कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस हैं। सिर्फ रेजिस्टिव नेटवर्क के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल है, मतलब इम्पिडेंस के लिए सिमिलर बट कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन है, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर और मोटर वाइंडिंग कनेक्शन में काम आता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क प्रॉब्लम का सिंप्लीफिकेशन और पावर सिस्टम का नेटवर्क का एनालिसिस। तो यहाँ पे तुम्हारा यूनिट नंबर फर्स्ट का जो 1 शॉट है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, एंड 1 घंटे 20 मिनट का ये 1 शॉट है। एंड आई होप तुमको इसमें से सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। एंड मेरा तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुका है एक वीडियो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करने में। एंड मैं बता दूं कि ये वीडियो तो हो गया, एंड इसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो क्या होने वाला, मैं वो भी बता देता हूँ कि इसके बाद हम BEE का सेकंड यूनिट पढ़ने वाले हैं, 3 फेज, जिसमें फेज़ AC कंडक्टर, ठीक है। 1 फेज़ AC एंड 3 फेज़ AC है। तो प्लीज़ इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें 8-10 टॉपिक हैं एंड फिर आगे है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ यार इतनी मेहनत के लिए देखो टाइम पे तुमको तुम्हारा 1 शॉट मिल गया है, ठीक है। तो प्लीज़ इतनी मेहनत के लिए तुमको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स चाहिए हैं तो टेलीग्राम पे मिलेंगे। एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे। तो प्लीज़ सब जगह मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, एंड यूनिट 2 बहुत जल्दी आ रहा है। सो थैंक यू।